मेरा नाम दिव्या है। मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ। 2 महीने पहले मेरी एंगेजमेंट हो गई थी और मेरी शादी एक मिडिल क्लास फैमिली में हो रही थी। उस लड़के का नाम सुभाष था। मैं अपनी शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। हर लड़की को अपनी शादी की बहुत खुशी होती है। वह अपनी शादी के सुहाने सपने सजाने लगती है। यही सारी फीलिंग्स मेरे दिल में भी जाग रही थी और मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। इतनी ज़्यादा खुश थी कि अपनी शादी की खूब सारी शॉपिंग में लगी हुई थी। मेरे माता पिता मेरी शादी धूमधाम से करना चाहते थे और मेरी पूरी फैमिली भी इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश थी। मुझे पार्लर से तैयार होना था, इसीलिए मेरी शादी के कपड़े ससुराल से पहले ही आ गए थे। बेड पर मेरी शादी का रेड कलर का लहंगा रखा हुआ था। मैंने अपनी माँ से खुश होते हुए पूछा, माँ ये लहंगा कौन लाया है? यह लहंगा बहुत खूबसूरत लग रहा है। मेरी माँ ने कहा कि बेटी यह तुम्हारी ससुराल से आया है। माँ ने बताया तो मेरी आंखें खुशी से नाचने लगी थी। इतने प्यारे कपड़े और इतनी प्यारी चूड़ियाँ देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैंने अपनी माँ से कहा, माँ कपड़े तो अच्छे हैं लेकिन चूड़ियाँ मुझे कुछ पसंद नहीं आई। चूड़ियाँ ज़्यादा अच्छी नहीं है। मेरी माँ कहने लगी, बेटी भगवान का शुक्र अदा किया करो कि तुम्हें इतनी अच्छी ससुराल मिला है, वरना तो बहुत सी लड़कियों को तो अच्छा सामान भी नहीं मिल पाता है। माँ कहने लगी, तुम्हारे ससुराल के लोग भी बहुत अच्छे हैं। भगवान की कृपा से भी सारे रिश्तेदार ने मिलकर तुम्हारी शादी के सारे इंतजाम करवा दिए हैं। मैं तो इतनी ज़्यादा गरीब औरत हूँ कि तुम्हारे लिए कभी कुछ कर ही नहीं पाती थी। मेरी माँ बड़ी हैरानी से यह बात कह रही थी। मेरी माँ ने शादी का सामान और मेरी शादी के कपड़े सभी बहुत मेहनत से इकट्ठा किया था, वरना तो हमारे घर में खाने के भी लाले पड़े हुए थे। मेरी शादी अच्छे परिवार में हो रही थी, इसीलिए मेरी माँ ने जैसे तैसे मेरी शादी अच्छे से अच्छे करने की कोशिश की। मैं भी भगवान जी को थैंक यू बोल रही थी कि मेरी शादी के सारे इंतजाम हो चुके थे और भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि शादी भी एक अच्छे परिवार में हो रही थी। मैं अपनी शादी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैं पार्लर में तैयार हुई थी और इसीलिए मैंने पैसे भी इकट्ठे किए हुए थे, क्योंकि यह मेरी एक चाहत थी और यह तो हर लड़की की चाहत होती है कि वह अपनी शादी पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगे। फ़िलहाल मेरी शादी होने का वक्त दिया गया था। फ़िलहाल मैं पार्लर से तैयार होकर शादी हॉल में पहुंच चुकी थी और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरी ससुराल में सिर्फ 3 लोग ही थे, मेरे पति, मेरी सास और मेरा देवर। मेरे ससुर की मौत तो पहले ही हो चुकी थी और मेरे अपने परिवार में भी मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। जब मैं 8 साल की थी तब हमारे पिताजी हमें छोड़कर चले गए थे। मेरे पिताजी के दोस्त की बहन ने हमारा यह रिश्ता करवाया था। उन्होंने मुझे कज़न के बर्थडे पार्टी में देखा था। वहाँ पर वह मुझे देखने के अगले ही दिन अपने भतीजे के लिए रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई थी। सारे लोग ही मेरी ससुराल की बड़ी तारीफ़ किया करते थे और सबसे ज़्यादा तारीफ़ तो मेरे पति की होती थी। लोग कहते थे कि तुम्हारा होने वाला पति बहुत समझदार और पढ़ा लिखा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा, तुम हमेशा उस घर में रानी बनकर रहोगी। वैसे मैं अपने ससुराल के बारे में बहुत खुश होती थी, क्योंकि मैं इस गरीबी भरी ज़िंदगी से बोर हो रही थी। जब मैं 8 साल की थी तभी मेरे पिताजी की मौत हो गई थी। उस टाइम मैं छोटी थी। मेरी माँ ने मुझे लोगों के घर में झाड़ू पोछा करके पढ़ाया लिखाया था। मेरे घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही थे। मेरे पैदा हो जाने के बाद मेरी माँ की कोई औलाद ही नहीं हुई थी और फिर उसके बाद मेरे पिताजी इस दुनिया से चल बसे थे। मेरे पिता के मरने के बाद मेरी माँ ने दोबारा शादी नहीं की थी, क्योंकि उनको हमेशा मेरी परवरिश की फ़िक्र लगी रहती थी। मेरी माँ का कहना था कि मैं अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द कर दूँगी। इसलिए मेरे जवान होते ही मेरी माँ ने भी मेरा रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया था। मेरे पिताजी के मरने के बाद मेरी माँ के मायके वालों और उनके ससुराल वालों में से किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया था।
मेरी माँ ने जो कुछ किया था वह खुद अपनी मेहनत की कमाई से शादी किया था। यहाँ तक कि किसी के मुसीबत के टाइम पर भी कोई मदद भी नहीं की थी। तभी तो मेरी माँ चाहती थी कि वह जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी कर दे, नहीं तो उनकी बेटी इस दुनिया में लावारिस रह जाएगी। मेरी माँ मुझे बहुत प्यार किया करती थी। उन्होंने मेरी खुशी के खातिर बहुत कुछ किया है। हर तरफ से ना उम्मीद हम दोनों माँ बेटी हमेशा एक दूसरे का सहारा बने थे। मैंने सिर्फ हाई स्कूल तक शिक्षा हासिल की थी, क्योंकि मुझे भी पढ़ाई में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अगर मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट होता तो मेरी माँ और भी ज़्यादा मेहनत करके मुझे पढ़ा सकती थी, लेकिन मैं ही अपनी माँ से आगे पढ़ने के लिए मना किया था। और फिर माँ की तबीयत भी किसी न किसी दिन बहुत ख़राब हो जाती थी। स्कूल करने के बाद ही मैं पढ़ाई को टाटा बाय बाय कर दिया था और फिर घर चलाने के लिए माँ के हेल्प करने लगी थी। मुझे सिलाई बहुत अच्छी आती थी, इसीलिए मैंने लोगों के कपड़े सिलना शुरू कर दिया और इसी तरह से मैं पैसे भी कमाने लगी थी। मैं कपड़े सिलने में बहुत ज़्यादा परफेक्ट थी, इसीलिए कम टाइम में ही मेरे पास बहुत जल्दी ज़्यादा कपड़े सिलने के लिए आने लगे थे और मेरे पास काफ़ी सारे रकम भी जमा होने लगी थी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे पास कपड़े सिलाई करवाने के लिए लगे हुए थे और इसी तरह से मेरी गुजर बसर अच्छे तरीके से होने लगी थी। समय गुजरते हुए मेरी लगभग 1 साल हो गया था। अब मैं 24 साल की हो गई थी और मेरी माँ जल्द से जल्द अपनी बेटी को विदा कर देना चाहती थी। रिश्ते तो मेरे लिए बहुत आते थे, लेकिन माँ मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता और अच्छा परिवार ढूंढ रही थी। मेरी माँ का कहना था कि वह मेरी शादी किसी अच्छे पढ़े लिखे परिवार में करना चाहती है और मेरी शादी जो अब अच्छे परिवार में हो रही थी वह सब मेरी माँ की प्रार्थनाओं की कोशिश का नतीजा था। और फिर बैठे ही बैठे मिल गया था और लड़के वाले मुझे पहली नज़र में ही पसंद कर गए थे। हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई थी। मेरी माँ को मेरे दहेज की भी ज़्यादा फिक्र नहीं थी, क्योंकि मेरे ससुराल वालों ने दहेज लेने से मना किया था। लेकिन फिर भी मेरी माँ के पास जो थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, सामान रखा हुआ था, वही मुझे दे दिया था। इस बात पर तो हम लोग सबसे ज़्यादा बेफिक्र और खुश थे। दिन जल्दी जल्दी गुजर गए थे और शादी का दिन भी करीब आ गया था, जबकि हमारे रिश्तेदार तो कभी हमारे बुरे दिनों में क्या, कभी हमारे अच्छे दिनों में भी हमारा न हो सका। साल तक बढ़ते नहीं आए थे, इसीलिए मेरी माँ ने किसी रिश्तेदार को मेरी शादी पर नहीं बुलाया था और सिर्फ आस पड़ोस के लोगों को ही मेरी शादी के लिए बुलाया था। मेरे ससुराल वालों ने हमारी गरीबी देखते हुए मना किया था, लेकिन फिर मेरी माँ ने जो जितनी कोशिश की सके मेरी शादी को अच्छा से अच्छा और धूमधाम से करने की कोशिश की थी। वह लोग टाइम से बारात लेकर हॉल पहुंच चुके थे और फिर सबके आशीर्वाद से मेरी शादी भी हो गई थी। मैंने अपने होने वाले पति को सिर्फ एक बार फोटो में ही देखी थी। वह बहुत स्मार्ट और पढ़ा लिखा लड़का था। मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और मुझे पता था कि मेरा पति मुझे पहले ही नज़र में देखते ही पसंद कर लेगा। शादी की सारी रस्म पूरी हो जाने के बाद मेहमानों ने खाना खा लिया और फिर उसके बाद विदाई की रस्म की गई। रोते हुए अपनी माँ से मिलकर ससुराल में खुश रहने के लिए बहुत सारे आशीर्वाद लेकर और अपनी माँ को तसल्ली देकर अपने ससुराल वालों के साथ विदा होकर आ गई थी। घर पहुँचते ही सबसे पहले मुझे मेरी सास के कमरे में बैठा दिया गया। 2-3 रस्म की गई और मैं कुछ रस्म के बारे में तो जानती नहीं थी और कुछ के बारे में जानती थी। मैं काफ़ी थक चुकी थी, लेकिन फिर भी खुशी खुशी सब लोगों के बीच में बैठी हुई थी और सारी रस्मों को भी अच्छी तरीके से निभा रही थी, क्योंकि मैं पहले ही दिन की दुल्हन थी और पहले ही दिन की मैं अपने ससुराल वालों के खिलाफ जाकर उन सब का दिल उदास नहीं करना चाहती थी। तभी चुपचाप बैठी हुई सारी रस्मों को अच्छी तरह से निभा रही थी। जैसे जैसे वह लोग कह रहे थे वैसा ही कर रही थी। इसके बाद मेरी सास मुझे कमरे में लेकर चली गई थी, जो कि मेरे पति का था, और अब मुझे भी इस कमरे में ही रहना था। कमरे में चारों तरफ फूलों की सेज लगी हुई थी
और डेकोरेशन बहुत अच्छी की गई थी। मैं बहुत थक चुकी थी। मेरी सास ने मुझे बेड पर बैठने के लिए बोल दिया था और मेरे लहंगों को चारों तरफ से फैला दिया था। मैं बिल्कुल एक हीरोइन की तरह लग रही थी और मेरे दिल में एक अजीब सी घबराहट जाग रही थी और अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। इंतज़ार धीरे धीरे लंबा हो रहा जा रहा था क्योंकि मुझे बेड पर बैठे हुए 1 घंटा हो गया था और मेरा पति था कि कमरे में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मुझे एक बात पर बड़ी हैरत हो रही थी कि जब से मेरी शादी हुई है मैंने अपने पति को थोड़ा सा भी बोलते हुए नहीं सुना और मुझसे बात करते हुए भी नहीं देखा था। यह तक कि अपने पति की अभी तक आवाज़ भी नहीं सुनी थी। इसी तरह से ही बैठे बैठे लगभग मुझे 2-3 घंटे गुजर गए थे और मेरी आँख लग रही थी और फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। अचानक जब मेरी आँख खुली तो तभी मेरा पति कमरे में मौजूद नहीं था और मैं आंखें बंद करके कुछ सोचने लगी थी। ना जाने कितनी देर हो गई थी कि अचानक दरवाजे पर आहट की आवाज़ सुनाई से मैंने अपनी आंखें खोल दी। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा तो कमरे में मुझे कोई नज़र नहीं आया, जिस पर मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। जैसे ही मेरी नज़र दरवाजे की तरफ गई वह देखकर मैं हैरान रह गई कि खुले हुए दरवाजे से मेरा पति अंदर आ रहा था। लेकिन हैरान मैं कमरे के अंदर मेरे पति के साथ साथ एक लड़की भी आ गई थी जो बिल्कुल पागल सी लग रही थी और उसकी हरकतें भी बिल्कुल पागलों वाली ही थी। उसने पुराने और फटे हुए कपड़े पहने हुए थे। उसके कपड़े की कई जगह से फटे हुए थे और बार बार सर को बुरी तरह से खुजा रही थी और अजनबियों की तरह पूरे कमरे को देख रही थी जैसे वह कमरे में पहली बार आई हो और उसने कमरे की हर चीज़ को ही पहली बार देखा हो। मैंने हैरत भरे नज़रों से पहले अपने पति को देखा जिसने उस पागल औरत का हाथ पकड़ा हुआ था। मैं बड़ी परेशान और हैरान अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई थी और उन दोनों के करीब चली गई थी। वह पागल औरत तेजी से मेरे पति के पीछे छुपने लगी जैसे वह मुझसे डर रही थी। मैंने अपने पति सुभाष से पूछा, यह कौन है और आपके साथ हमारे कमरे में क्या कर रही है? तो पहले सुभाष ने उस पागल लड़की को अपने करीब खींच लिया और अपने बराबर में खड़ा कर लिया और मेरी तरफ देखकर कहने लगा कि यह मेरी पत्नी है और चलो इसे बिल्कुल अपनी तरह तैयार कर दो। अपने पति की बातें सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई थी। आज ही तो मेरी शादी हुई थी और वह आज ही एक पागल सी औरत को हमारे कमरे में लाकर मुझसे कह रहा था कि यह मेरी पत्नी है और इसे अपनी तरह तैयार कर दो। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मैं अपने पति से कहा कि आप क्या कह रहे हो? यह आपकी पत्नी कैसे हो सकती है और मैं इसे अपनी जगह पर तैयार करके क्यों बैठा दूं? आपकी पत्नी तो मैं हूँ, जबकि आज ही तो हम दोनों की शादी हुई है। हम दोनों ने एक साथ 7 फेरे लिए और आपने ही तो मेरी मांग में सिंदूर भरा है। आज सब लोगों के सामने हमारी शादी हुई है। मैं बुरी तरह से सपने में चली गई थी और अपने पति से रो रो कर यह बात कह रही थी। मेरे पति ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि मैंने कहा ना कि यह मेरी पत्नी है और तुम इसको बिल्कुल अपनी तरह तैयार कर दो और उसके बाद तुम हमारे कमरे से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हें तलाक देकर अभी घर से निकाल दूंगा। अपने पति की बात सुनकर मेरा शरीर बुरी तरह से काँप रहा था। मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि शादी की पहली रात ही मुझे अपने पति से ऐसे शब्द सुनने पड़ जाएंगे। मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि शादी के पहली रात ही अपने पति से ऐसे शब्द सुनने पड़ जाएंगे। मुझे अपने पति से ऐसे शब्द सुनने की कोई उम्मीद नहीं थी। वह औरत कौन थी? मैं नहीं जानती थी। मैंने कभी किसी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा सुलूक होते नहीं देखा था, बल्कि पति तो अपनी नई पत्नी से मिलने की और प्यार भरी बातें करने की चाह में बहुत एक्साइटेड होता है, जबकि मुझे ऐसी भी उम्मीद नहीं थी। और मेरी शादी की पहली रात ही मेरा पति एक पागल औरत को मेरे सामने लाकर सजाने के साथ साथ मुझे अपने कमरे से निकल जाने को भी कह देगा।
और साथ में ही धमकी भी दे रहा था कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वह मुझे तलाक देकर घर से निकाल देगा, और अगर वह मुझे तलाक देकर घर से निकाल देगा तो मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, बल्कि मेरी माँ भी जीते जी मर जाएगी, क्योंकि मेरी माँ ने बहुत लगन और कोशिश के साथ मेरी शादी करवाई थी ताकि वह अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो जाए और अपने जीते जी अपनी बेटी की शादी देख सके और अपनी बेटी को उसके ससुराल में खुश देख सके। मैं नहीं चाहती कि मेरी माँ जिससे पहले वह मेरा उसके ससुराल में खुश देख सके। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ जिसने पहले ही अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे गम से देखे हुए हैं वह मेरा भी गम बर्दाश्त करे। मैंने रोते हुए सर हिला दिया और फिर उस पागल औरत को तैयार करने के लिए राजी हो गई थी। मैं दिल ही दिल में परेशान होती थी और रो रही थी और उस पागल लड़की को अपने साथ बाथरूम में ले गई और फिर अपने कपड़े उसे पहना दिए और मेरे ससुराल वालों की तरफ से जो मुझे मिला हुआ था, लेकिन अब मेरा वह नहीं था। वह उस पागल औरत का भाग्य बन चुका था, मगर उसकी किस्मत मुझसे भी कहीं ज़्यादा अच्छी थी। उसे अपने कपड़े पहनाने के बाद मैंने उसके फटे हुए पुराने कपड़े पहन लिए और उससे लेकर बाहर चली गई थी। मेरा पति बेड पर बैठा हुआ था, हमारी तरफ ही देख रहा था, जिस पर मैंने उस पागल औरत को ड्रेसिंग टेबल के सामने स्टूल पर बैठा दिया और फिर उसका मेकअप करने लगी और उसके बाद उसका हेयर स्टाइल भी कर दिया। मेरे हाथ पूरी तरह से काँप रहे थे, जबकि डर और परेशानी के साथ साथ मुझे उलझन भी बहुत सता रही थी। न जाने मुझे वह पागल सी लड़की किसी दुश्मन की तरह दिखाई दे रही थी, जो कुछ देर पहले पागल थी और बदसूरत दिखाई दे रही थी। उसे तैयार करने के बाद जब मैंने उसे गौर से देखा तो वह काफ़ी प्यारी खूबसूरत नज़र आ रही थी। उसे देखकर मुझे और भी ज़्यादा रोना आ रहा था कि मेरा पति किसी और अनजान और पागल औरत को मेरी जगह दे रहा था, जिसे मैं जानती तक नहीं थी। वह पागल औरत काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी। अपने कपड़े और ज्वेलरी को अच्छी तरह से देखकर दीवानों की तरह एक रिएक्ट कर रही थी और खुद को शीशे में देखकर खुश हो रही थी और तालियां बजा रही थी। मगर उसे भी यह सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था कि वह तैयार है और खूबसूरत लग रही है। मैं तैयार करके उसे गौर से देखने के बाद अपने पति की तरफ देखा तो वह सर हिलाकर बेड से उठकर उसके करीब आया और उसको गौर से देखने लगा। उसके तरफ देखकर मुझे वहाँ से निकल जाने का इशारा करने लगा। मैं उस पागल लड़की का दुपट्टा सर से ओढ़ी हुई बाहर आ गई थी। मैंने अपना मेकअप भी उतार दिया था और मेरा चेहरा साफ हो गया था और शरीर पर उस पागल लड़की के फटे पुराने कपड़े थे। अगर कोई भी मुझे देख लेता तो यकीन नहीं करता था कि कुछ देर पहले जो दुल्हन इस घर में आई थी उस टाइम तो मैं वह पागल लड़की लग रही थी जिसको मेरा पति लेकर आया था। मैं तो बिल्कुल ही पागल लग रही थी। घर में मेरे लिए भी अनजान था। मैं यहाँ पहली बार आई थी, तभी मैं कमरे से निकलकर दरवाजे के बाहर ही बैठ गई थी और मुझे नहीं पता था कि मैं रात के इस टाइम कहाँ जाऊँ। अगर किसी के कमरे में जाती तो वह मुझसे पूछता कि मैं इतनी रात में अपने कमरे से बाहर क्या कर रही हूँ। डाइवोर्स के डर से मुझे रोक रखा था, तभी मैं चुपचाप अपने पति के कमरे के बाहर आकर बैठ गई थी और मैं अपने चेहरे को दुपट्टे से अच्छी तरह से ढक लिया था। मुझे परेशानी की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। मैं अब तक जाग रही थी। अभी मैं वहीं बैठी हुई थी जब अचानक मुझे किसी ने आने की आवाज़ सुनाई दी तो मैं चौंक कर इस तरफ देखने लगी तो सामने से ही मेरा देवर आ रहा था। उसने मुझे दरवाजे के बाहर बैठा हुआ देखा तो वह चौंक गया और फिर कुछ देर बाद मुझे बिना कुछ कहे वगैरह ही मुझे पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। मेरा चेहरा छुपा होने की वजह से वह मुझे देख नहीं पाया था। मैंने उसके साथ आगे जाने के लिए हाथ जोड़ने शुरू कर दिए थे। वह मुझे घसीटता हुआ कमरे में ले जाने लगा। अगर मैं मुंह खोलती तो इसमें भी मेरी ही बेइज्जती होती थी। मेरे पति ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया था।
वह शायद मुझे ही वह पागल औरत समझ रहा था और मुझे लग रहा था कि वह उसकी भी कुछ न कुछ तो लगती थी, मगर क्या लगती थी, यह सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। मेरा देवर मुझे एक कमरे में लेकर पहुंच गया जहां पर बहुत अंधेरा छाया हुआ था। शायद यह वह घर था, स्टोर रूम था। उसके आगे बढ़कर लाइट ऑन की। मैं अब तक तो रिएक्ट थी कि लेकिन मेरे होश ना पड़े जब उसने मुझे रस्सी से बांधने लगे बाद अचानक मेरे सामने बासी रोटी और ठंडी सब्जी रखी, जिसके साथ कुछ दवाइयाँ भी रखी हुई थी। मैं पागल औरत थी। मैं यह दवाइयाँ हरगिज नहीं खा सकती थी क्योंकि मैं पागल नहीं थी। मेरा एक पैर रस्सी से बंधा हुआ था जबकि दोनों हाथ खुले हुए थे। उसने कहा कि खाना खाओ, मगर मैंने अपना सिर तेजी से नाम हिला दिया और मुझे नहीं खाना उसके सामने आ गया। मेरे देवर ने जैसे ही मेरे चेहरे की तरफ देखा तो वह बुरी तरह से हैरान हो गया था। तो मेरे सर से दुपट्टा उतर गया था जिसकी वजह से मेरा चेहरा उसके सामने आ गया था। मेरे देवर ने जैसे ही मेरे चेहरे की तरफ देखा तो बुरी तरह से हैरान हो गया था और वह आंखें फाड़कर मुझे देख रहा था और यकीन करने की कोशिश कर रहा था। उसने मुझसे पूछा कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो भाभी, मुझसे पूछा उसने जैसे ही अभी अभी यकीन आया हो कि यहाँ पर वह पागल औरत नहीं बल्कि मैं हूँ जो आज ही उसकी भाभी बनी हूँ। उसके सवाल पर मुझे रोना आने लगा था। उसने आगे बढ़कर मेरी रस्सियाँ खोल दी और मुझे आवाज़ कर दिया। मुझे तो बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा था और मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। अपने देवर से पूछने पर मैंने रोते हुए उसे सारी बात बताती, जिस पर मेरा देवर सिर पकड़कर बैठ गया था और कहने लगा, आपको अपना कमरा छोड़ना नहीं चाहिए था, आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था और आप डरकर सिर्फ अपना कमरा छोड़कर आ गई हो, बल्कि भैया की बात मानकर उस पागल को भी अपनी जगह दुल्हन बनाकर आ गई हो और खुद यह फटे पुराने कपड़े पहन लिए। मैंने अपने देवर से कहा कि तुम्हारे भैया ने मुझे तलाक की और घर से निकलने की धमकी दी थी। मैं गरीब लड़की ज़रूर हूँ, लेकिन मेरी तलाक का सुनकर मेरी माँ जीते जी मर जाती। यही वजह है कि मैंने तुम्हारे भैया की हर बात मान ली और उसने मेरी बात सुनकर मुझे तसल्ली दी और गहरी सांस ली और फिर मुझे अपने पीछे आने का इशारा करने लगा। मैं बाहर आ गया। मैं डरती हुई और सहमी हुई अपने देवर के पीछे कमरे से बाहर निकलती और फिर उसका पीछा करते हुए स्टोर रूम से दूर एक कमरे में चली गई तो सामने ही बेड पर मुझे मेरी सास लेटी हुई नजर आई थी। उसके बाद मेरे देवर ने उनको नींद से जगाया तो जग जाने पर बहुत ज़्यादा हैरान हो गई थी और फिर मुझे फटे पुराने कपड़ों में देखकर दंग रह गई थी। उनकी हैरानी पर मैंने तो नहीं मगर मेरे देवर ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। मुझे लग रहा था कि कुछ तो ज़रूर है जो मुझे छुपाया जा रहा था। तभी मैं पूछ लिया कि वह औरत कौन है जिसे मेरा पति अपने कमरे में ले गया और उसकी वजह से मुझे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। मेरी सास ने मेरे देवर को कमरे से निकल जाने का इशारा किया। वह बाहर चला गया तो मेरी सास ने मुझे अपने पास बैठाया और बताने लगी कि वह उनके पड़ोस में रहने वाली सहेली की बेटी है। उसके माता पिता उसके बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, जिसके बाद वह अकेले ही अपने घर पर रह रही थी और मेरी सास भी उसका बहुत ख्याल रखती थी और इसी वजह से उसका और मेरी सास के घर पे आना जाना भी काफ़ी हो गया था और मेरी सास ने उसकी परवरिश भी अपने बच्चों की तरह ही की थी। मेरी सास ने कभी उसकी माँ की कमी महसूस होने ही नहीं दी थी और उन्होंने उसकी हमेशा ख्याल रखा था। वक्त गुजरता रहा और वह भी उनके बच्चों के साथ बड़ी होती रही। दोनों भाइयों में से सुभाष उनके सबसे पहले ज़्यादा करीब और फेवरेट था, जबकि सुभाष उसका बेस्ट फ्रेंड भी बन गया था। उसकी उम्र में 5 साल का फ़र्क था। पढ़ाई पूरी होने के बाद सुभाष ने जॉब कर ली थी। जब मेरी सास ने कहा कि वह उसकी शादी अपनी बेटी की तरह कर देगी तो उनकी अपनी शादी करने से इनकार कर दिया
और सास कहने लगी कि वह किसी लड़के को पसंद करती है और उसी के साथ वह शादी करना चाहती है। मेरी सास ने बताया कि मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि वह भी उसकी खुशी ही चाहती थी, उसकी अहमियत देती थी। उन्होंने बताया कि इस पागल लड़की का नाम जिज्ञासा है। जिन्हें नहीं पता था कि जिज्ञासा का अफेयर किस तरह से चला और किस तरह से वह उस लड़के से मिली। इस तरह से उसकी इस लड़के के साथ जान पहचान हुई थी, जिससे वह प्यार करने लगी थी। मेरी सास को लगा कि शायद जिज्ञासा किसी ऐसे लड़के से बात कर रही है जो शायद उसके कॉलेज में पढ़ता होगा। इसी तरह से दोनों की जान पहचान हुई होगी। लड़का खूबसूरत और अच्छा था, इसीलिए मेरी सास ने जिज्ञासा की मर्जी के साथ न जाने दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया। लेकिन जब यह बात सुभाष को पता चली तो उसने बहुत हंगामा किया था कि वह जिज्ञासा को पसंद करता है। बस इस बात की जिद सुभाष ने पकड़ रखी थी कि वह शादी करेगा। मेरी सास को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वह तो खुश हो गई थी कि उनका बेटा उस लड़की को पसंद करता है जिसको वह इतने सालों से जानती हैं और उसकी परवरिश उन्होंने खुद ही की है। और बात से तो डबल खुश थी कि वह जिज्ञासा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। सुभाष भी जिज्ञासा से बहुत प्यार करता था। जिज्ञासा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और सुभाष को यह कहकर खामोश कर दिया कि जिज्ञासा शादी के लिए तैयार नहीं हो रही और ना ही वह सुभाष से शादी करना चाहती है। यह सुनकर सुभाष भी खामोश हो गया और बिजनेस के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए अपना शहर छोड़ दूसरे शहर चला गया था और जिज्ञासा की शादी में भी शामिल नहीं हुआ था। जिज्ञासा शादी जल्दी कर उस लड़के के साथ करवा दी गई थी, क्योंकि लड़के वालों को शादी की बहुत जल्दी थी। जिज्ञासा विदा होकर अपने घर को विदा हो गई थी। बाद में सुभाष की माँ ज़्यादा तसल्ली प्रमाण हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे जिज्ञासा की शादी को 2 महीने गुजर गए थे। जब जिज्ञासा वापस आ गई, वह अपने ससुराल में रह रहकर पागल सी हो गई थी और यह बात पता चली कि उसका पति उसे डाइवोर्स देकर कहीं फरार हो गया था। और जिज्ञासा की मुलाकात सोशल मीडिया पर हुई थी और जिज्ञासा के सोने और जेवर और कुछ पैसे और सारा कीमती सामान लेकर उसके पति ने उसे तलाक दे दी और वह फरार हो गया था। यह बात कभी किसी को पता नहीं चल सकती थी, मतलब कि उसने जिज्ञासा के साथ फ्रॉड मैरिज की थी और मासूम सी जिज्ञासा उसकी बातों में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी थी। और यह खबर उसके लिए किसी बड़े शौक से कम नहीं थी। उसके दिमाग को सदमा लग गया था और वह पागलों की तरह हरकतें करने लगी थी। और फिर वह पूरी तरह से पागल तब हुई थी जब उसने अपना बच्चा खो दिया था। उसका मिसकैरेज हो गया था। वह छत पर ठोकर खाकर गिर गई थी, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया था और वह दिमागी तौर पर पूरी तरह से पागल हुई थी। सुभाष को जब इस बारे में पता चला तो वह वापस आ गया और जिज्ञासा को संभालने लगा और उसका इलाज करवाने लगा, मगर डॉक्टर का कहना था कि शायद यह कभी ठीक नहीं हो सकेगी। डॉक्टर का कहना था कि जिज्ञासा को दिमाग के तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है, जिसकी वजह से वह सब अगर उसके साथ फिर से वही शब्द दोहराया गया तो शायद वह ठीक हो जाए और उसके बाद सब कुछ याद आ जाए या फिर उसकी शादी कर दी जाए। शादी होगा, पति होगा तो बच्चे भी होंगे तो वह ठीक हो जाएगी। सुभाष ने यह बात सुनते ही और हंगामा मचा दिया कि वह अब जिज्ञासा से शादी करेगा। अपने बेटे को रोक लिया था, वह अपनी उससे शादी ना करे, वह पहले उसका इलाज करवा ले। इलाज करवाते करवाते 1 साल गुजर गया, लेकिन अभी तक जिज्ञासा ठीक नहीं हुई। शादी के बाद भी ठीक हो सकती थी और तभी भी उस पागल की तरह दिन रात बांध कर रखा जाता था, क्योंकि कई बार उसने दूसरों को नुकसान पहुंचाने की, घर से भागने की कोशिश की थी। सुभाष ने पूरा जोर लगा दिया और पूरे 1 साल से सुभाष की मेहनत कामयाब नहीं हो पाई और वह अभी वैसे की वैसी ही है।
इसलिए घर वालों ने समझा कि सुभाष की शादी मेरे साथ करवा दी। सुभाष की शादी हो जाने के बाद शायद उसके दिल में इस पागल लड़की का जिज्ञासा का ख्याल निकल जाता। मेरी सास मतलब सुभाष की माँ अपनी ज़िंदगी में सुभाष को हंसता हुआ देखना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों से जिज्ञासा की तबीयत खराब होने लगती थी और सुभाष की शादी के झंझटों में वह उसी डॉक्टर के पास तक नहीं ले जा पाया था और मेरे पति का मेरे साथ ऐसे ही बिहेवियर की वजह से यही थी। जिज्ञासा को याद दिलाना चाहता था। यह सब अपनी सास के मुंह से सुनकर मुझे एक जोरदार झटका सा लगा था कि मेरा पति पहले से ही किसी और लड़की को पसंद करता था और मेरे साथ धोखा हुआ कि जिस पर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, क्योंकि मैं उसकी पत्नी बनने के बावजूद भी उसकी पसंद नहीं बन पाई थी, क्योंकि उसके दिल में तो पहले से ही कोई और थी और मौजूद थी जिसको ठीक करने के लिए और पाने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था। मैं गरीब थी और अपना घर बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी सास मुझे लेकर मेरे पति के कमरे की तरफ बढ़ी और दरवाज़ा बजाया तो अगले ही पल दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलते ही जब मैं कमरे के अंदर देखा तो दुल्हन की तरह तैयार हुई ज़मीन पर सो रही थी, जबकि सुभाष की आंखों से लग रहा था कि वह रो रहा था। मुझे उस पर और जिज्ञासा पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था, मगर मैं कुछ भी ठीक नहीं कर सकती थी। सुभाष एकदम ही अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा, जिस पर मेरी सास अपने बेटे को तसल्ली देने लगी और उसे मेरे साथ की गई गलती का एहसास दिलाने लगी, जिस पर सुभाष ने मुझे शर्मिंदा होते हुए देखा और फिर मुझसे माफ़ी मांगने लगा। मेरी सास ने सोई हुई जिज्ञासा को उठाया और फिर बहला फुसलाकर उसे अपने साथ ले गई। उसके जाने के बाद एक बार फिर सुभाष ने मुझसे माफ़ी मांगी और मेरे साथ किए हुए बिहेवियर के लिए बताने लगा, जो पहले ही मेरी सास से मैं सुन चुकी थी और उसे ठीक कर सके। उसके बाद ठीक हो जाए तो वह जिज्ञासा से शादी कर ले, लेकिन घर वालों ने ज़बरदस्ती उसकी शादी मेरे साथ करवा दी थी। मैं सुभाष को तसल्ली दी और यकीन दिलाया कि मैं उसके साथ हूँ, जिस पर वह काफ़ी देर तक अपना गम मुझे बताता रहा था। मुझे यकीन था कि मैं जल्द ही उसके दिल में अपनी जगह बना लूँगी। वैसे भी जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता था और ना ही यह सब अपनी माँ को यह किसी और को इस बारे में नहीं बताना चाहने वाली थी। जिज्ञासा एक मासूम सी पागल औरत थी जिससे मुझे कोई खतरा नहीं था। शादी के बाद सभी मेहमान अपने अपने घरों को चले गए थे। मैं जिज्ञासा की सगी बहन की तरह ख्याल रख रही थी। उसका खाना पीना, उसके कपड़े सब में ही देखने लगी थी। मैं कोशिश करती थी कि उसके साथ अपना बिहेवियर दोस्त की तरह रखूं। यह सब देखकर घर के सभी लोगों के साथ सुभाष भी खुश रहने लगा था और सुभाष के दिल में मेरे लिए जगह भी बनने लगी थी और मेरे ख्याल रखने करता था। जिज्ञासा अभी तक ठीक नहीं हो पा रही थी। उसकी दवाइयाँ भी चेंज करके देखा था, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल पा रहा था। अब तो घर के बाकी लोग भी उसकी हालत देखकर अफसोस में पड़ जाते थे, लेकिन सुभाष चाहता था कि वह ठीक हो जाए। इसीलिए मैं दिल जान से उसका ख्याल रख रही थी, बिना किसी जलन और बिना किसी गुस्से से। इसका चेकअप करवाने के लिए मैं और सुभाष अस्पताल लेकर उसे जाते थे और हमेशा खामोशी खामोशी रहने वाली थी और वह अपने कमरे में बेड पर ही लेटी रहती थी और हिलती रहती थी, उठकर बैठी भी नहीं थी। डॉक्टर उसे ठीक करने के लिए अच्छी तरह से कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। वह कमज़ोर तो पहले से ही थी, लेकिन उसके शरीर की हड्डियों का ढांचा बनता जा रहा था और उसकी पूरी तरह से चेकअप करवा दिया जाए। और इसी तरह से सुभाष ने उसका शहर के सबसे बेस्ट डॉक्टर से चेकअप करवाया, लेकिन जो बात हमारे सामने आई थी उसने हमारे दिमाग को हिलाकर रख दिया था। जिज्ञासा को अब धीरे धीरे कैंसर होने लगा था और इस बात का हमें पता नहीं चल पाया था।
जो कि काफ़ी हद तक बढ़ गया था। डॉक्टर ने बताया कि सिर्फ कुछ दिनों तक ही अब जिंदा रह सकेगी, जिस पर हम सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे और हमें दुख होने लगा था। हम जिज्ञासा का पहले से भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे थे और उसके कैंसर का इलाज पूरी करवा दिया था। मुझे जिज्ञासा बहन की तरह प्यारी हो गई थी और मैं नहीं चाहती थी कि उसे कुछ हो जाए, लेकिन होने को कोई नहीं टाल सकता था। मेरी शादी को 6 महीने गुजर चुके थे। उसके बाद जिज्ञासा की मौत हो गई और वह सबको दुखी छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। उसकी मौत का हम यकीन नहीं कर पा रहे थे। ऐसा लगता था कि अभी भी वह इस घर में जिंदा है और कहीं से आ जाएगी, लेकिन हकीकत तो यही है कि वह हम सबको छोड़कर जा चुकी थी और हर फिक्र से आज़ाद होकर मर चुकी थी। कभी कभी मुझे उस लड़के पर गुस्सा आता था जिसने जिज्ञासा को धोखा दिया था और जिसकी मोहब्बत और धोखे की वजह से जिज्ञासा पागल हो गई थी। वह इंसान इस दुनिया में जहाँ कहीं भी होगा वह कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि जिज्ञासा की ऐसी हालत का जिम्मेदार सिर्फ वही था जिसने उसको धोखा दिया था। ऐसे लोगों को जो दूसरों को धोखा दे वह कभी भी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सकते। उनको भी इस दुनिया में जीते जी किसी न किसी से धोखा जरूर मिलता है। अगर वह इंसान जिज्ञासा और उसकी मोहब्बत की कदर कर लेता और पैसों की लालच ना करता तो आज जिज्ञासा अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी ज़िंदगी गुजार रही होती। लेकिन हमेशा वही नहीं होता जो इंसान सोचता है, बल्कि वही होता है जो भाग्य में लिख दिया गया होता है। और जिज्ञासा के साथ भी वही हुआ था जो उसके भाग्य में लिख दिया गया था, जिसका दुख सारी ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होगा। धीरे धीरे सुभाष के दिल से भी जिज्ञासा की मोहब्बत निकल गई थी, लेकिन आज भी वह उसको याद करते हैं क्योंकि वह उनकी पहली मोहब्बत थी और उन्होंने शादी करने के लिए भी जी जान की कोशिश कर ली थी, लेकिन फिर भी वह उनके भाग्य में नहीं लिखी थी। सुभाष ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया था, जिसकी जोड़ी जिसके साथ बना दी गई है वह उसको ही मिलकर रहेगा और सुभाष का मेल नहीं था। जिज्ञासा के मरने के 2 महीने बाद ही सुभाष ने मेरे साथ ज़िंदगी शुरुआत कर ली थी और उन्होंने मुझे अपनी पत्नी मान लिया था और कुछ महीनों बाद ही पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। हमारी ज़िंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही थी और उसके बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। सुभाष ने मेरी बेटी का नाम जिज्ञासा ही रखा था, जिसे देखकर मेरे पति दिन रात खुश रहते थे और मैं अब अपने परिवार में बहुत खुश हूँ। लेकिन आज भी हमें जिज्ञासा बहुत याद आती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो, आपके दिल को थोड़ी भी इस कहानी ने झकझोरा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कहानी को लाइक कीजिए। ये कहानी मैंने समाज पर बनाई हुई है, जो समाज में अक्सर आजकल पैसों के लालच में ऐसा धोखाधड़ी हो रहा है। तो प्लीज़ मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर इस कहानी से किसी एक का भी जीवन में बदलाव आता है, किसी एक भी परिवार बिगड़ने से बच सकता है, तो मेरा यह कहानी बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं एक बार फिर आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस कहानी को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस कहानी को शेयर कीजिए। इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। बहुत जल्द मिलेंगे और एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।